हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका मतलब होता है नेट इन द साइटोप्लाज्म। इसकी जो डिस्कवरी की थी वो 1948 में पोर्टर ने की थी। और उन्होंने इसको इरेगोप्लाज्म की सेल में सबसे पहले डिस्कवर किया था। लेकिन 1956 में सीजो स्ट्रैंड साइंटिस्ट थे, उन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए डिफरेंट टाइप की टर्म यूज़ की थी। फर्स्ट अल्फा साइटोमेम्ब्रेन, इसका यूज उन्होंने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए किया था। नेक्स्ट बीटा साइटोमेम्ब्रेन, इसका यूज उन्होंने इनफोल्डेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए किया था। गामा साइटोमेम्ब्रेन यूज्ड फॉर एसईआर और गोल्गी कॉम्प्लेक्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो नंबर होंगे वो डिफरेंट टाइप्स की सेल्स में अलग अलग टाइप से होंगे, लेकिन आरबीसी यानी इरेथ्रोसाइट्स, एग सेल और एम्ब्रियोनिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो है कमी देखी गई है। और बेसिकली इसका जो फंक्शन होता है वो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में प्रोटीन को रिटेन करने का होता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बेसिकली हियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 पार्ट से मिलकर बनता है। फर्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी या लैमेलर फॉर्म, जो हमारी लॉन्ग फ्लैटेड फ्रूट सेक लाइक वेसिकल्स होती हैं और इनका डायमीटर जो होगा हमारा 400 से 500 एंगस्ट्रॉम होगा। और जो हमारा सिस्टर्नी होगी वो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करेगी। नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टिब्यूल्स, जो हमारे टिब्यूल्स होंगे वो ब्रांच स्ट्रक्चर जो सिस्टर्नी से अटैच रहेंगे, वेसिकल्स टाइप्स के होते हैं। इनका डायमीटर जो होगा 500 से 1000 एंगस्ट्रॉम डायमीटर होगा। और हमारे टिब्यूल्स ही जो हैं वो एसईआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म करेंगे और ये डायनामिक नेचर के होंगे। और एसईआर जो होंगे हमारा यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारे लिपिड बायोसिंथेसिस में भी अपना रोल प्ले करेंगे। एंड थर्ड पार्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल। ये वेसिकल्स ओवल मेम्ब्रेन बाउंडेड वैक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनका डायमीटर 250 से 500 एंगस्ट्रॉम होगा। बेसिकली यहाँ पे सिस्टर्नी, टिब्यूल्स और वेसिकल्स जो होंगी ये तीनों मिलके एक 550 एंगस्ट्रॉम थिकनेस वाली एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन बनाती हैं, जो इसी के बेसिस पे हमारा जो और डिपेंडेंस ऑफ राइबोसोम्स यानी राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से हमारा जो होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स का होगा, आरईआर या ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि आरईआर की सी फेज या साइटोप्लाज्मिक फेज पे वहाँ पे जो है आपका राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स प्रेजेंट होने की वजह से ही उसकी जो नेचर होगी वो रफ टाइप की होगी। सेकेंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पे कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता और इसीलिए इसकी जो नेचर होगी वो स्मूथ होगी या एक ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स आरईआर मेम्ब्रेन पे वो राइबोफोरिन प्रोटीन के थ्रू अटैच रहेंगे, दैट इज कॉल्ड द राइबोफोरिन। जनरली आरईआर जो होंगे आपका सिस्टर्नी से और एसईआर जो होंगे यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो आपके टिब्यूल से बने होंगे। अगर हम ओवरऑल टोटली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे तो 2/3 पार्ट्स जो होगा आरईआर का से बना होगा और 1/3 पार्ट होगा आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा वो मोस्टली स्टेबल होगी कंपैरिजन टू द एसईआर। और आरईआर की जो नेचर होगी वो बेसिकोफिलिक होगी, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो प्रोटीन फॉर्मेशन का और प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो फ्रेगमेंट होंगे वो राइबोसोम्स के थ्रू इंटरकनेक्टेड होंगे, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से या न्यूक्लियर एनवलप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक डिफरेंट फ्रेगमेंट के टाइप से उनमें इंटरकनेक्टेड वो आपस में रहेंगे। और इसी के लिए 1943 में क्लॉड ने एक टर्म यूज की, दैट इज कॉल्ड द माइक्रोसोम। और
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो कंपार्टमेंट्स होंगे वो एक इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू आपस में इंटरकनेक्टेड रहेंगे। बेसिकली अगर हम बात करें ओरिजिन की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ओरिजिन जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के या न्यूक्लियर एनवेलप के पेरी न्यूक्लियर स्पेस से होता है। केमिकल कंपोजिशन, बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा वो लाइपोप्रोटीनियस नेचर का होगा और उसमें जिसमें कि 50 to 70% प्रोटीन होगा और 30 to 50% वहाँ पे लिपिड कंटेंट प्रेजेंट रहेंगे। और बेसिकली लिपिड कंटेंट में भी 70% जो होगा वहाँ पे फोस्फोलिपिड कंटेंट प्रेजेंट रहेंगे। मोस्टली इसमें लेसिथिन और सिफेलिन का भी वहाँ पे रोल होता है। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन होगा वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, यानी उसमें डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कुछ एंजाइम प्रेजेंट रहेंगे जो कि बेसिकली आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होंगे। सेकंड, लिपिड सिंथेसिस, आपका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक तरह से लिपिड बायोसिंथेसिस के लिए साइट प्रोवाइड कराता है, जो वहाँ पे फॉस्फोलिपिड का फॉर्मेशन और ट्राइग्लिसराइड या आपका लिपिड का सिंथेसिस एसईआर के ऊपर होगा। एंडोस्केलेटन, बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा वो साइटोप्लाज्म में एंडोस्केलेटन भी प्रोवाइड कराएगा, यानी वो एक तरह से इंटरनल और आउटरनल एरिया पे मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराएगा। एक्सचेंज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए, यानी न्यूक्लियस से सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल से न्यूक्लियस तक जो भी मटेरियल का एक्सचेंज चलेगा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके लिए सरफेस प्रोवाइड कराएगा। माइक्रोबॉडीज, बेसिकली जो माइक्रोबॉडीज होंगी वो ओरिजिन उनका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ओरिजिन के दौरान कुछ माइक्रोबॉडीज वहाँ पे डेवलप होंगी। मेम्ब्रेन फ्लो, अगर हम यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल की या मॉलिक्यूल्स फ्लो की बात करेंगे तो जो डायरेक्शन होगी वो न्यूक्लियस से मॉलिक्यूल्स डायरेक्शन, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप से न्यूक्लियर पोर, after then endoplasmic reticulum, then Golgi complex, then plasma membrane and out of the cell। इस तरह न्यूक्लियस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट का या मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो होगा सेल से बाहर की तरफ होगा, उस प्रोसेस को कहेंगे हम एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट इज द ट्रांसलोकेशन, बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट मीन्स ये मेटाबोलाइट्स या मॉलिक्यूल्स के लिए इंटरसेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क फंक्शन करेगा और उनको माइग्रेट करने भी रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस, बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा हमारा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और स्टेरॉयड सिंथेसिस के लिए या स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस के लिए स्पेशली एसईआर पर ये जो है स्टेरॉइड्स के प्रिकर्सर के लिए अपना रोल प्ले करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस, बेसिकली हम यहाँ पे बता ही चुके हैं क्योंकि आरईआर पे जो होंगे हमारे यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, तो इसी वजह से जो होगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को एक्सपोर्ट करने के लिए और उसको सिंथेसाइज करने के लिए भी अपना इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, एसईआर जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड बायोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले करता है और इसी के लिए वो ग्लाइकोजन सिंथेसिस या ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन करेगा, जो कि वो ग्लाइकोजन ट्रांसफरेस एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करेगा और उसी प्रोसेस को हम यहाँ पे कहेंगे ग्लाइकोजेनोलाइसिस। थैंक यू।